बैंक्स आपके पैसों को निगलता जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि कैसे आप करीब होते जा रहे हो। जिस तरह आपने बचपन में लूडो तो खेला ही होगा और उसमें था एक सांप सीढ़ी का खेल, आपको याद ही होगा उसमें किस तरह मेहनत मशक्कत करके हम ऊपर पहुंचते थे और 98 पर एक सांप होता था जो अगर हमें काटे तो हम सीधे नीचे आ जाते थे और हमारी किस्मत भी इतनी बुरी होती थी कि 10 में से 8 बार तो 98 आ ही जाता था। अब ये लूडो का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि फाइनेंस के गेम में हम एक एक रुपया इकट्ठा करके ऊपर पहुंचते हैं और इस गेम में 98 पर बैठे हैं हमारे बैंक्स जो आपको बहुत जल्दी नीचे गिराने वाले हैं क्योंकि आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसका नुकसान आपको फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बैंक्स और बैंक में रखा हुआ आपका पैसा आपको गरीब बनाने वाला है और आने वाले इन्फ्लेशन की वजह से कैसे आप पूरी तरीके से गरीब हो जाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, व्हाई नॉट टू कीप योर मनी इन द बैंक्स। दोस्तों, बहुत से बैंक्स आपको लालच देते हैं कि आप उनके बैंक में अपना पैसा रखो और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को लगता है इससे हमारा पैसा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू एंड परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। अगर हम एक स्टडी के हिसाब से देखें तो बैंक्स सेविंग अकाउंट पर एग्जैक्ट 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट देती है और वहीं हम महंगाई को देखें तो वह 7.8% तक हर साल बढ़ती है। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। मान लो आज जो चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल रही है वही सेम चीज़ को अगले साल आप खरीदने जाओगे तो आपको उसके लिए 1080 रुपये देने पड़ेंगे और वहीं अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये सेव हैं तो अगले साल उसकी वैल्यू 1050 ही रह जाएगी। दोस्तों, इन्फ्लेशन वो चीज़ है जो हर साल आपके पैसों की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो। पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स के दाम या फिर कोई और चीज़ें, इनकी प्राइस हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है लेकिन न चाहते हुए भी हमें सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। और क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद करती हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दूसरों के पैसों पर कमाई करने वाले ये लोग जो हर डिपॉजिट पर 15 से 16% तक अर्न करते हैं, जिसकी वजह से सामान का रेट 80 रुपये हो जाता है और उसे खरीदने के लिए हमारे पास 30 रुपये ही बचते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है डेब्ट का ट्रैप, जिसमें आप ना चाहते हुए भी लोन ले लेते हो और अंत में जो चीज़ आपके लिए बचती है उसका नाम है गरीबी। बहुत से लोग कहेंगे 2 से 3% तो मिल रहा है, पैसा घर में रखने से तो अच्छा ही है, ऊपर से बैंक सबसे सेफ भी है। रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चक्कर में आप सिर्फ 2 से 3% ही देखते हैं और अपने पैसों की परचेजिंग पावर को कम करते चले जाते हैं और ऐसा करके आप बैंक्स को तो अमीर बना ही रहे हो पर खुद गरीब होते जाते हो। अब ऐसे में एक चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकती है एंड दैट इज इम्प्रूव योर कैश फ्लो। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज कैश फ्लो। दोस्तों, हमारा समाज 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। दोस्तों, ये बिल्कुल मत समझना कि ये भेदभाव मैंने किया है, ये तो लोगों ने खुद अपने कैश फ्लो के आधार पर किया है। कैश फ्लो का सीधा सा मतलब है पैसों का आना और जाना, यानी आपका पैसा कहाँ से आता है और आप उन पैसों को कहाँ पर खर्च करते हो। इंडिया में पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग बस ये जानते हैं कि कैश फ्लो का आउटफ्लो कैसे किया जाता है, यानी कि पैसे को खर्च कैसे किया जाए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि पैसे आएंगे कहाँ से। इसलिए इन्हें लगता है कि इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में बैंक्स ही हमारी मदद कर सकती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है, आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है रघु, जो लोअर फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा है अभी, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और तीसरी है जया, जो रिच फैमिली से तो नहीं लेकिन रिच माइंडसेट से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले रघु, जिसकी इनकम सबसे कम है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी चल जाए वो भी बड़ी बात है। फिर आते हैं अभी जैसे लोग, यानी मिडिल क्लास, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी की मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, जिसमें से वो अपने घर के खर्चे, ऐशो आराम और मेडिकल में खर्च कर देता है। इन सब खर्चों के बाद जो मंथली पैसा बचता है उसे वो एफडीज में डाल देता है, यानी सारी सेविंग बैंक के पास ही है। तीसरी आती है जया, जो रिच माइंडसेट से बिलोंग करती है। जया को बचपन से सिखाया गया है कि पैसों को हमेशा बैंक में नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पैसों से पैसा बन सके, यानी इन्वेस्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर रिटर्न भी मिलते रहें। इसलिए जया अपनी मंथली सैलरी में से 50% बेसिक नीड्स में,
और बचा हुआ अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करती थी जहां उसे 10 से 12% का रिटर्न आराम से मिल सके। और वो अपना मेन फोकस कैश आउटफ्लो पर नहीं बल्कि कैश इनफ्लो पर रखती है। अब अगर महंगाई बढ़ी तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सर्वाइव कर पाएगा? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। जया जैसे लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ऐसे लोग रिक्वायर्ड अमाउंट ही बैंक में रखते हैं और बाकी का बचा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें माइंड ब्लोइंग रिटर्न मिल सके। कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स बिल्ड करते हैं जिससे उन्हें कभी भी कैश फ्लो की चिंता करने की कोई जरूरत ना पड़े। कौन से वो एसेट्स हैं, चलो जानते हैं। रूल नंबर 3, रियल एस्टेट एंड रीट्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसेट्स आर बेटर देन बैंक्स, तो रियल एस्टेट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर हम 10 साल, 50 साल या फिर 100 साल पहले की बात करें और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा लॉस में कभी नहीं जाएगा। बट हमें ये चीज़ लॉन्ग टर्म में देखनी है, ना कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। साथ ही रियल एस्टेट का फायदा ये भी है कि हमें मंथली रिटर्न भी मिलता रहता है, वो भी रेंटल इनकम के रूप में, जिससे आपका कैश फ्लो मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और तो और रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनके रिच डैड सुपर रिच इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट को ही अपना सक्सेस का मंत्र बनाया था और धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करते चले गए और उससे मिलने वाले रेंट से उन्होंने अपना सारा लोन पे ऑफ कर दिया और इन्फ्लेशन को भी उन्होंने बीट कर दिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ रेंट भी तो बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और वही हमारे पास नहीं है। और अगर आप डेब्ट या लोन लेने से डरते हैं तो ऐसे में रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपकी मदद कर सकता है। रीट्स एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें एक कंपनी कई सारी प्रॉपर्टीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उससे मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रीट्स में अप्रॉक्स 10 से 14% तक का रिटर्न मिल सकता है और उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हो। और अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, रूल नंबर 4, स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस एफडीज। दोस्तों, रियल एस्टेट के बाद आप 10 से 15 या 20% तक का रिटर्न कमाना चाहते हो तो इसका सीधा सा आंसर है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग समझ लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन कोई कहता है ये वाला स्टॉक अच्छा है और कोई कहता है इंडेक्स फंड अच्छा है और तो और कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब बेकार है और बैंक्स की एफडी ही सबसे बेस्ट है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक अच्छा है, इंडेक्स फंड अच्छा है या फिर बैंक की एफडीज जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगी। ऋषभ, जग्गी और आमिर ये 3 दोस्त होते हैं जो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को आपस में शेयर करते हैं। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद फाइनली उन तीनों को एक जॉब मिल जाती है जिसमें ऋषभ को सबसे अच्छी जॉब मिलती है जिसको 1 लाख पर मंथ का पैकेज मिलता है। वहीं जग्गी 40,000 रुपए पर मंथ कमाता है और अमित भी लगभग 40,000 पर मंथ ही कमाता है। अब ऋषभ ठहरा थोड़ा रिस्क मेकर, वो 10,000 रुपए पर मंथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वहीं जग्गी थोड़ा स्मार्ट था, उसके पास ऋषभ जितना पैसा तो नहीं था और स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी कम थी, इसीलिए उसने सबसे सिंपल इंडेक्स फंड को चूज किया और अपनी सैलरी में से 6,000 पर मंथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने लगा। अब अमित इन दोनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट निकला। उसने सोचा स्टॉक मार्केट एंड इंडेक्स फंड तो गैम्बलिंग जैसा होता है, इसीलिए उसने कई साल तक 5 लाख रुपए सेव किए और बैंक्स में उसकी एक एफडी करा दी। अब धीरे धीरे टाइम निकलता गया और तीनों अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे। जब उनकी इन्वेस्टमेंट को 25 साल हो गए तो उनकी इक्वेशन कैसी थी, चलिए जानते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो ऋषभ हर महीने स्टॉक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता था और वो भी 25 सालों के लिए और 18% रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसकी टोटल अमाउंट की वैल्यू हो जाती है 5,82,00,000 रुपए। वहीं जग्गी जिसने हर मंथ 6,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे जहां से उसे लगभग 13% रेट ऑफ रिटर्न मिला था, तो 25 साल बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1,36,00,000 रुपए। और अमित ने एफडीज में 5 लाख लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया था जिसका रेट ऑफ रिटर्न होता है लगभग 7%। इसीलिए उसके 25 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 27,13,000 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप भी महीने के 15 से 20,000 रुपए या उससे भी कम अर्न कर पा रहे हो तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। बैंक में सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।